बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द एजुकेशनिस्ट योर ओन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म में से एस.टी. कॉलरिज का लिखा गया एक बहुत ज़बरदस्त वर्क जिसका नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया। ठीक है, बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर आने वाले तमाम की कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। की कंसेप्ट में हमारे पास आएंगे सबसे पहले वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, फिर पोइट्री की डेफिनेशन वो करेंगे जो कि वर्ड्सवर्थ ने दी थी अपनी प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड में, फिर एस.टी. कॉलरिज ने क्या डेफिनेशन की है बायोग्राफी लिटरेरिया में, ये डिस्कस करेंगे। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन का क्या कंसेप्ट दिया है एस.टी. कॉलरिज ने। फिर इसके बाद एक और कंसेप्ट इसी बायोग्राफी लिटरेरिया में वो देते हैं फैंसी का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक और कंसेप्ट जो बायोग्राफी लिटरेरिया में ही एस.टी. कॉलरिज ने दिया है जिसका नाम है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। तो ये सारे कंसेप्ट्स हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इसको अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें ताकि ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि एस.टी. कॉलरिज हैं बेसिकली कौन। एस.टी. कॉलरिज रोमांटिक पोइट हैं, वन ऑफ द लेक पोइट्स हैं। लेक पोइट कौन थे? बेसिकली ये एक डिस्ट्रिक्ट है, लेक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे इंग्लैंड में। वहाँ पे 3 पोइट्स जो हैं वो बहुत फेमस हैं, जिसमें से एक एस.टी. कॉलरिज है, दूसरे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, एक तीसरे जो हैं वो रॉबर्ट साउदी हैं। ये रोमांटिक पोइट होने के साथ साथ इनको लेक पोइट के नाम से भी याद किया जाता है एस.टी. कॉलरिज को। ठीक हो गया। पोइट होने के साथ साथ एस.टी. कॉलरिज जो हैं वो लिटरेरी क्रिटिक भी हैं, फ़िलासफ़र हैं, थियोलॉजियन हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि पायनियर हैं रोमांटिक मूवमेंट के विद हिज फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ। इन्होंने रोमांटिक जो मूवमेंट है इसकी इब्तदा की थी। ये पैदा हुए थे 21 नवंबर को 1772 में, और इनकी जो डेथ है वो हुई थी 25 जुलाई 1834 में। ठीक हो गया। बायोग्राफिया लिटरेरिया के बारे में बात करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम इसके बारे में ना बैकग्राउंड जानें कि वर्ड्सवर्थ कौन था, एस.टी. कॉलरिज कौन था, डोरथी कौन थी। बेसिकली हुआ कुछ यूँ था कि ये 1795 की बात है कि विलियम वर्ड्सवर्थ और उसकी सिस्टर डोरथी ब्रिसल में एक ना टूर पे निकलते हैं, और इनको कहीं पे एक शख्स मिलते हैं जिसका नाम होता है एस.टी. कॉलरिज। ठीक है, एस.टी. कॉलरिज से जब ये गपशप करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये दोनों बहन भाई उसकी जहानत से और गुफ्तगू करने के अंदाज से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, और इस तरह ये आपस में फ्रेंड बन जाते हैं। ये 1797 की बात है जब एस.टी. कॉलरिज पहली दफ़ा उनके घर मिलने के लिए जाते हैं, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डॉरथी के घर मिलने जाते हैं। दोस्ती गहरी होती है, लिहाजा वो एक वर्क लिखना चाहते हैं, कोलैबोरेशन में लिखा गया वर्क हो, यानी जिसमें ये दोनों मिल के काम करें। ठीक है, तो इस तरह 1979 में जब ये डिसीजन लेते हैं तो उसके 1 साल बाद एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर वो एक बुक पब्लिश करते हैं लिरिकल बैलेड्स के नाम से। और ये बुक बेसिकली इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, जिसमें कुल मिला के 23 पोएम्स होती हैं, जिसमें से 19 रिटन बाय वर्ड्सवर्थ हैं और बाकी जो 4 हैं उसको एस.टी. कॉलरिज ने लिखा होता है। बट रिमेंबर वन थिंग कि ये जो 4 पोएम्स हैं these are better than the rest of 19 poems written by Wordsworth. So we can say the star of lyrical ballad is S.T. Coleridge. ठीक है, तो एक और चीज़ भी याद रखने की है कि लिरिकल बैलेड की पब्लिकेशन के साथ ही रोमांटिक एज का आगाज़ हो जाता है। ठीक हो गया। फर्स्ट टाइम जब लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुई थी तो इसके साथ विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रेफिस वगैरह कुछ नहीं लिखा था। ठीक है, क्रिटिक ने जब इनको पढ़ा तो उनको बिल्कुल, जब इन्होंने डेविएशन की, जो ट्रेडिशन थी उससे हटे, तो बिल्कुल भी उस बुक को ज़्यादा समझ ना पाए, और जब समझ नहीं पाए ज़्यादा बुक ये है वो फेमस नहीं हुई। जब फेमस नहीं हुई तो वर्ड्सवर्थ परेशान हुए और उन्होंने इसके बारे में सोचा, लोगों से मशवरा किया कि व्हाट इज़ द रीज़न। तो फाइनली उसको पता चला कि इसके अंदर जब हमने डेविएट किया है तो इसके अंदर हमने प्रेफेस नहीं डाला, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश नहीं की, इंट्रोडक्शन नहीं डाला है। लिहाजा बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक
प्रेफिस लिखा, जिसको नाम दिया प्रेफिस टू लिरिकल बैलेड्स, जो कि 1800 में पब्लिश हुई, ठीक है, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइटिक थ्योरी भी पेश की हुई है। याद रखने की बात यह है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब ये लिरिकल बैलेड्स जो हैं पोइट्री की डेफिनेशन को दिया, लेकिन एस.टी. कॉलरिज ने इसमें कोई डेफिनेशन नहीं दी। हालांकि उनका शेर था इसमें, उन्होंने भी अपनी पोइट्री की कुछ पोएम्स जो हैं वो इसके अंदर दी हुई थी, लेकिन वजह ये थी कि एस.टी. कॉलरिज ने यहाँ पे जो उनका पोइट्री का कंसेप्ट था या डेफिनेशन थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो विलियम वर्ड्सवर्थ के कंसेप्ट के साथ मैच नहीं होती थी, लिहाजा उसने यानी एस.टी. कॉलरिज ने अपना कंसेप्ट जो है उसके साथ शेयर ही नहीं किया। इनफैक्ट एस.टी. कॉलरिज ने विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोइटिक थ्योरी थी उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए अपनी बायोग्राफी लिटरेरिया वर्क जो है वो लिखा था। अब देखो इसके बाद एक और वर्क आया था विलियम वर्ड्सवर्थ का, ठीक है, जिसे हम अ पोएम टू एस.टी. कॉलरिज या द प्रीलूड के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसे वर्ड्सवर्थ ने 1805 में लिखा था और अपने दोस्त एस.टी. कॉलरिज को डेडिकेट किया था। एस.टी. कॉलरिज भी एहसान रखने वालों में से तो थे नहीं, लिहाजा उन्होंने भी एक पोएम लिखी जिसका नाम उन्होंने लिखा अ पोएम टू विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, और ये पोएम जो उन्होंने भी विलियम वर्ड्सवर्थ को डेडिकेट किया। ये पोएम 1807 में लिखी गई थी, पब्लिश किया गया था इसको, और इसके बाद 1810 में एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्स की दोस्ती जो है वो टूट गई। याद रखें कि एस.टी. कॉलरिज ने अपनी पोएम का एक कलेक्शन लिखा था जिसका नाम था सिविलाइन लीव्स, जिसे इसने 1817 में पब्लिश किया था। इसमें बहुत सारी पोएम्स थी। एस.टी. कॉलरिज ने इसका प्रीफेस नहीं लिखा था, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने लिरिकल बैलेड्स का प्रेफेस नहीं लिखा था, वो बिल्कुल इसी तरह एस.टी. कॉलरिज ने भी नहीं लिखा था। वो चाहते थे कि प्रेफेस को अलग से लिखें, तो उन्होंने बायोग्राफी लिटरेरिया का एक वर्क लिखा जिसे उसने लिखना स्टार्ट किया, तो इनका ठीक है इंटेंशन ये था कि इसको शॉर्ट रखना है, लेकिन जब उन्होंने लिखना शुरू किया, ठीक है, तो लिखते लिखते उनको पता ही नहीं चला और वो वर्क जो है इतना लंबा हो गया कि उन्हें इसको बुक की सूरत में बदलना पड़ा, और इस वर्क की लेंथ इतनी ज़्यादा हो गई कि उन्हें ये 2 वॉल्यूम में पब्लिश करना पड़ा, जिसके अंदर 23 चैप्टर्स हैं। यानी बायोग्राफी लिटरेरिया के अंदर 23 चैप्टर्स हैं, जो बाज़ औक़ात इस तरह लगता है कि इसके अंदर 24 चैप्टर हैं, ठीक है। 24 चैप्टर उस वक्त आपको लगेंगे जब आप कंक्लूजन को भी चैप्टर्स के अंदर शामिल करेंगे, अदरवाइज़ इसके अंदर चैप्टर की तादाद 23 ही है। अगर इसको डीपली एनालाइज करें तो ये बेसिकली जो इसका जानरा है वो मिक्सिंग मेमोयर है, मिक्सिंग मेमोयर, ठीक है। मिक्सिंग मेमोयर क्या होता है ये भी हम जानेंगे। ये बेसिकली इज़ अ टाइप ऑफ वर्क, ये भी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क होता है, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें किसी एक जो लाइफ का पार्ट है उसको स्पेसिफिकली फ़ोकस किया जाता है, ठीक है। किसी एक ऐसे पीरियड को फ़ोकस किया जाता है जो कि इवेंट के ऊपर बेस करता हो, जिसको आप भूलना नहीं चाहते हों, ठीक है। तो बेसिकली राइटर की पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात हो सकती है, इसकी स्ट्रगल के बारे में बात हो सकती है, इसके थॉट्स के बारे में बात हो सकती है, अचीवमेंट्स के बारे में बात हो सकती है, और इन सारी चीज़ों के बारे में भी बात हो सकती है। इसको बेसिकली मिक्सिंग मेमोयर कहते हैं, ठीक है। और ये जो बायोग्राफी लिटरेरिया है इसमें भी एस.टी. कॉलरिज का जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ से बात नहीं की गई, बल्कि इसके स्कूल से शुरू की गई है बात, इसलिए इसको बायोग्राफी लिटरेरिया को हम कह सकते हैं कि ये मिक्सिंग मेमोयर है। अगर बायोग्राफिया लिटरेरिया के फुल नेम की बात की जाए तो इसका फुल नेम जो है बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियन है, ठीक हो गया, बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियन, ये भी इसका फुल टाइटल है। असल में फिर से मैं कह रहा हूँ कि एस.टी. कॉलरिज इसको शॉर्ट लिखने के अटेंड कर चुके थे, इसका इरादा उन्होंने बनाया होता कि इसको शॉर्ट रखा जाएगा, ठीक है। सिविलाइन लीव्स के नाम से उन्होंने जो एक अपना पोइट्री का कलेक्शन दिया था उसके प्रेफेस के तौर पर, लेकिन ये इतना बढ़ गया कि इसको अलग से पब्लिश करना पड़ा, ठीक है। बेसिकली एस.टी. कॉलरिज ये चाहते थे कि उनके फ्रेंड और कोलैबोरेटर विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोइटिक थ्योरी दी है उसको रिस्पॉन्स किया जाए, क्योंकि उनकी पोइटिक थ्योरी एस.टी. कॉलरिज की पोइटिक थ्योरी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लिहाजा उसके रिस्पॉन्स के तौर पर बायोग्राफी लिटरेरिया जो है वो लिखी गई थी।
अब हम ये देखते हैं कि पोइटिक थ्योरी वर्ड्सवर्थ की क्या है और एस टी कॉलरेज क्या चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोइट्री इज़ नेचुरल। सबसे पहली बात तो ये कि वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं पोइट्री जो होती है वो नेचुरल होती है, और उसकी डेफिनेशन वो इस तरह से करते हैं, पोइट्री इज़ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। ठीक है ना, कि स्पॉन्टेनियस होता है यानी नेचुरल ये ओवरफ्लो होता है पावरफुल फीलिंग का। इट टेक्स इट ओरिजिन फ्रॉम इमोशन, और ये आती कहाँ से हैं, इट टेक्स इट ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस, इमोशन से आती हैं। और इमोशन कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, जब आप तन्हा हूँ, अकेली हूँ, खामोश शांत बैठे हूँ, तो उस वक्त आप इमोशंस को अपने रिकलेक्ट करते हैं, खामोशी के साथ उसको इकट्ठे करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक हो गया। ये थी वो पोइटिक डेफिनेशन या पोइटिक थ्योरी जो कि पेश की थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। उसके रिस्पॉन्स में एस टी कॉलरेज ये कहते हैं, देयर नीदर इज़ और नॉर कैन बी एन इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। एस टी कॉलरेज का ये मानना है कि ये दोनों जो है ना, लैंग्वेज ऑफ पोइट्री और प्रोज, ये दोनों मुख्तलिफ हैं। ठीक है, पोइट्री के अंदर मीटर होता है, रैम होता है, वर्ड्स जो है उनको आपने एक तरतीब के साथ अरेंज करना होता है, फिर मीटर होता है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन कॉलरेज ये भी बताते हैं कि इनके अंदर एक डिफरेंस होना चाहिए। लैंग्वेज जो है इन दोनों की वो मुख्तलिफ होनी चाहिए। पोइम की यानी पोइट्री की लैंग्वेज जो है वो मुख्तलिफ होनी चाहिए, प्रोज़ की लैंग्वेज मुख्तलिफ होनी चाहिए। तो इसके अगेंस्ट वर्ड्सवर्थ का ये पॉइंट था कि दोनों की लैंग्वेज सेम हो सकती है। ठीक हो गया, यानी ये दो मेन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ये दोनों का डिफरेंस मौजूद है। दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, दोनों की थ्योरी बिल्कुल भी आपस में मैच नहीं होती है। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे इसकी जो थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन एंड फैंसी है उसके बारे में। सबसे पहले याद रखिए कि चैप्टर नंबर 13 में बायोग्राफिया लिटरेरिया के एस टी कॉलरेज बात करते हैं इमेजिनेशन और फैंसी के बारे में। अकॉर्डिंग टू एस टी कॉलरेज देयर आर टू काइंड्स ऑफ इमेजिनेशन। सबसे पहले ये याद रखें कि वो कहता है कि इमेजिनेशन की टू टाइप्स हैं। फर्स्ट में प्राइमरी इमेजिनेशन है और दूसरे में नंबर 2 पे सेकेंडरी इमेजिनेशन है। ठीक है, अब ये इमेजिनेशन प्राइमरी कौन सी होती है, सेकेंडरी कौन सी होती है। प्राइमरी इमेजिनेशन ये होती है कि आप और आपका दोस्त फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं बाहर सैर के लिए निकलते हैं, आप वहाँ पे किसी लड़की को देखते हैं, दोनों ने उसी लड़की को देखा सेम टाइम, तो दोनों ने उसकी खूबसूरती की तारीफ़ की। ठीक है, क्योंकि वो खूबसूरत थी तो उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करना बनती थी। उसके बाल खूबसूरत थे, उसकी रंगत जो थी वो निखरी हुई थी, या उसकी जो हील्स थी वो आपको अच्छी लगी, वटेवर जो कुछ भी आपको अच्छा लगा, आपने उसको परसीव किया, ये देखा उसको, तो ये प्राइमरी जो है ना इमेजिनेशन इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो कि प्राइमरी इमेजिनेशन जो होती है वो मेरली पावर ऑफ रिसीविंग इम्प्रेशन होती है। ठीक है, और एक्सटर्नल वर्ड से जो भी आप सेंसेस के थ्रू चीज़ें लेते हैं उसको आप प्राइमरी इमेजिनेशन में काउंट कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है, सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है वो ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा क्रिएटिव होती है। ठीक है, आप मिसाल के तौर पे जैसे पहले मैंने कहा कि एक लड़की को देखते हो आप, आके उस लड़की के बारे में घर में आके सोचते हो, अकेले में बैठ के सोचते हो, आप उसके बारे में कोई पोइम लिखते हो। ठीक है, जब आप उसके बारे में कोई पोइम लिखते हो तो ये आपकी सेकेंडरी इमेजिनेशन होगी, क्योंकि प्राइमरी इमेजिनेशन सभी के पास होती है, लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है वो हर एक के पास नहीं होती, उसको आपने सोच के लिखना होता है और ये एक्टिव और कॉन्शियस होती है। ठीक है, इसके लिए आपको एक एफ़र्ट की ज़रूरत होती है, वोलेशन की और कॉन्शियस एफ़र्ट की ज़रूरत होती है, और ये रॉ मटेरियल पे वर्क करती है और सेंसेशन पे और इम्प्रेशन इसके ऊपर अप्लाई करते हो आप लोग। यानी आपने सोचना है, समझना है, फिर उसके ऊपर लिखना है, और हर एक बंदा ये काम नहीं कर सकता। इसके लिए आपके पास एक पावर होनी चाहिए, आर्ट होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, तब जाके सेकेंडरी जो इमेजिनेशन है वो आपकी अच्छी हो सकती है। सेकेंडरी इमेजिनेशन तब वो आपके पास मौजूद हो सकती है। ठीक हो गया, उम्मीद है कि प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद एक नेक्स्ट कंसेप्ट जो एस टी कॉलरेज अपनी बायोग्राफी या लिटरेरिया में डिस्कस करते हैं वो है फैंसी। व्हाट इज़ फैंसी? फैंसी इज़ नॉट क्रिएटिव। तो याद रखिए कि फैंसी क्रिएटिव नहीं है, इट इज़ काइंड ऑफ मेमोरी। ये क्या है? एक काइंड ऑफ मेमोरी है, ये काइंड ऑफ मेमोरी है। ठीक है, और याद रखो कि ये काइंड ऑफ मेमोरी भी ऐसे है
जो चीज़ें आपने पहले से देख रखी हैं उनको ये इकट्ठे लाती है इमेज की सूरत में, लेकिन रैंडमली, ये तरतीब में नहीं चीज़ें लेके आ सकती है। आप उसको खुद जो है ना उसको इकट्ठे करते हो, फिर ये चीज़ों को रिटेन तो करती है, सेपरेट भी करती है, और उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको एक दूसरे से मुख्तलिफ़ कर सकती है। यानी ये भी एक क्रिएटिव चीज़ है सेकेंडरी इमेजिनेशन की तरह, जिसमें आपको काम करना पड़ता है लेकिन बाद में मेमोरी के तौर पर। ठीक हो गया। इसके बाद है कि लास्ट इसका कंसेप्ट, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। अब मिसाल मैं देता हूँ आपको कि आप इससे आप अच्छे समझ जाओगे कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक मूवी देखने जाते हो जिसका नाम है स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन के बारे में आपने पहले से जान रखा होगा, उसका पोस्टर देख रखा होगा, उसके बारे में आपको पता होगा कि ये चीज़ें इसके अंदर आने वाली हैं। ठीक है, आपने उसका जो पहले वो टीज़र दे देते हैं उसको देख रखा होगा। अब होगा क्या, आपको पता है कि जो भी उसके अंदर इवेंट्स दिखाए जाएंगे, वाक़यात दिखाए जाएंगे, वो सुपर नेचुरल होंगे। उसके ऊपर बिलीव आप नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया, आप उसके ऊपर बिलीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जब उसका सुपर हीरो ऐसा कोई कारनामा सर अंजाम देगा तो आप उसको अप्रिशिएट करोगे, आप उसकी तारीफ़ करोगे, आप उसको अच्छा मानोगे। ठीक है, अगर ये एक एंटरटेनमेंट के लिए था, आप उसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते रियल लाइफ में कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, जब रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता लेकिन आप फिर भी उसको देखते हो, उसके ऊपर जो देख रहे हो उसके ऊपर अप्रिशिएट करते हो, इसको कहते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। क्योंकि आपने इसको देखना ही इंजॉयमेंट के लिए है, इसके नैरेटिव को एंजॉय करने के लिए आपने देखना है, इसके ऊपर बिलीव करने के लिए नहीं देखना है। ठीक है, तो ये थे जनाब बेसिक कंसेप्ट्स। किसी और वीडियो में आपसे आइंदा नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी, तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।